गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे सिलेबस में अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मोशन। आपको आपकी स्क्रीन हिलती हुई नजर आ रही है। तो इसके हिलने से क्या हो रहा है? इसके हिलने से ये हो रहा है कि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, हम अपने आम तौर की जिंदगी में बहुत सारे ऐसी चीजें देखते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, बट जब हम फिजिक्स में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो हम एक और चीज़ को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, वो है टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन और प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ मतलब टाइम फैक्टर को इंक्लूड करते हुए अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह अपनी प्लेस या पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम मोशन कहते हैं। ठीक है, अब हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी चीज को घूमते हुए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में भी बताया हुआ है रोटेशन ऑफ अर्थ। ये जो दिन और रात हम ऑब्जर्व करते हैं वो है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। टाइम के साथ साथ अर्थ रोटेट कर रही है, यानी अर्थ मोशन में है, जिसके कारण दिन और रात अकर करते हैं। ठीक है, कभी कभी अगर आपने ट्रैवलिंग की है बस में, कार में, साइकिल में, तो बस या कार में बैठे बैठे हमको लगता है कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो हमको पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, पीछे की तरफ जाती हुई दिखने लगती हैं। हमको लगता है वो जो हम बैठे हैं, हम अपने आप को एक ही पोजीशन में मानते हैं और हमको लगता है कि बाहर वाली चीजें पीछे की तरफ मूव कर रही हैं। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। अगर हम बस में सफर कर रहे हैं या ट्रेन में सफर कर रहे हैं तब भी हमको ऐसी ही फीलिंग होती है कि अगर हम खिड़की से बाहर देखें तो बाहर के पेड़ या जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे पीछे की तरफ मूव करने लगते हैं। ओके, सफर करते हुए हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे जो फेलो पैसेंजर्स हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो मोशन में नहीं है, लेकिन जो बाहर के सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं। सिमिलरली जो बाहर व्यक्ति खड़ा है उसको क्या लगेगा कि बस के अंदर या ट्रेन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अपनी पोजीशन छोड़कर आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम मोशन में काउंट करते हैं। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन को डिस्क्राइब कैसे करें? मोशन को डिस्क्राइब कैसे करें? अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब आप अभी समझेंगे, जैसा बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको किसी व्यक्ति को अपने घर तक पहुंचाना है। मान लीजिए वो कपूरथला में है और आपको उसको अपने रेल कोच फैक्ट्री में आपका मकान है वहां तक पहुंचाना है, तो आप उसको रेफरेंस पॉइंट क्या देंगे कि आप कपूरथला से सुल्तानपुर लोधी की तरफ आइए। कहां से आइए? कपूरथला से अगर आरसीएफ तक आना है तो आप सुल्तानपुर लोधी रोड पर आइए और उसके बाद आरसीएफ में गेट नंबर 2 पर उतरिए। तो यहां पर जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो है कपूरथला। मतलब कहां से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन कहां हो रही है। मैं फिर से समझा दूं, कपूरथला से किसी को आरसीएफ तक आना है तो आप उसको बताएंगे कि वो सुल्तानपुर लोधी रोड से आएगा और गेट नंबर 2 पर आकर उतरेगा। तो यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है कपूरथला। तो यहां कपूरथला जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट बन गया। क्या बन गया?
रेफरेंस पॉइंट, जिसको कि हम ओरिजिन भी कहते हैं। ओके, तो डिस्क्राइबिंग मोशन यानी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेफरेंस पॉइंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर हमको मोशन निकालना है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए यहां पर आप देख रहे होंगे एक लाइन खींची हुई है, उस पर कुछ नंबर्स मार्क हैं, यानी 5, 10, 15, 20, 25, ये सब किलोमीटर्स बताए हैं, और 0 मतलब ओरिजिन है, जिसको हम ओ बता रहे हैं। ओरिजिनल पॉइंट सी, बी और ए, ये 3 पॉइंट्स बताए गए हैं जिन पर 3 व्यक्ति खड़े हैं, मान लीजिए, ठीक है, 3 लोग खड़े हैं। अब आपको क्या लगता है कि 0 से लेकर यानी ओरिजिन से लेकर सी तक आने में व्यक्ति ने या ऑब्जेक्ट ने कितने किलोमीटर्स कवर किए? तो आप बोलेंगे 25। अगर इसी 0 से बी तक आना है तो आप बोलेंगे 35 किलोमीटर्स। अगर इसी 0 से ए तक आना है तो आप क्या बोलेंगे? 60 किलोमीटर्स। ठीक है, बहुत अच्छा। तो 0 से लेकर 60 तक आने में 0 से लेकर 60 तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? आप बोलेंगे 60 किलोमीटर। वेरी गुड। अब मान लेते हैं वो ए पॉइंट तक गया और ए के बाद दोबारा बी तक आ गया। ए पॉइंट तक गया और दोबारा ए से बी पर आ गया, तो क्या बोलेंगे आप? उसने कितना किलोमीटर तय किया? आप यहां से यहां तक गिनेंगे 60, 5 किलोमीटर ये वाले, 65, 5 किलोमीटर और 70, और 5 किलोमीटर 75, और 5 किलोमीटर 80, और 5 किलोमीटर 85। तो अगर आपसे कोई पूछता है 0 से यानी ओरिजिन से जर्नी स्टार्ट करने के बाद वो ए तक पहुंचा और ए से दोबारा बी पर आया वापस, तो उसने कितना किलोमीटर तय किया? तो आप बोलेंगे 85। ओके। फर्दर अगर कोई आपसे पूछता है कि उसके बाद अगर वो दोबारा बी के बाद फिर सी पर आ जाता है, तो आप उसमें और 10 किलोमीटर ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 95। पर बुक में जो एग्जांपल है वो बी तक पूछा गया है, तो हम बी तक बोल सकते हैं कि 85 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया या अपना रास्ता तय किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि जब वो ओ से ओरिजिन से स्टार्ट करके ए पर गया तो उसकी पोजीशन क्या थी? तो उसकी पोजीशन यहां पे थी। लेकिन जब वो वापस बी तक आया तो उसकी पोजीशन कहां है? ओरिजिन से। तो आप बोलेंगे उसकी पोजीशन तो बी पर है। यानी ओरिजिन से बी तक डिस्टेंस कितना हुआ? तो वो दिया हुआ है 35 किलोमीटर। अब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से दोबारा वापस बी तक आया। डिस्टेंस यानी उसने दूरी तो तय की 85 किलोमीटर, लेकिन उसकी जो पोजीशन है, वो कहां पर है? बी पर। तो उसकी पोजीशन तो निकली 35 किलोमीटर्स पे। तो जब हम उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात करते हैं तो हम उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो फाइनली पहुंचा कहां पर है। ओरिजिन कहां था और उसकी फाइनल पोजीशन कहां है? तो उसकी ओरिजिन थी 0 पे और उसकी फाइनल पोजीशन कहां है? बी पे। वो यहां से यहां तक गया ए और दोबारा बी पर आ गया, तो उसकी फाइनल पोजीशन बी पर हो गई। तो उसकी फाइनल पोजीशन ओरिजिन से 35 किलोमीटर निकली। ठीक है। तो जब हमने डिस्टेंस कवर किया और जो उसकी फाइनल पोजीशन थी, दोनों में फर्क है कि नहीं है? आप बोलेंगे हां है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है पूरा, उसको तो हम सिंपल डिस्टेंस बोलते हैं।
लेकिन जब उसकी हम फाइनल पोजीशन निकालते हैं तो वहां पर एक और फैक्टर आ जाता है डायरेक्शन का, और तब हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों टर्म्स को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिर से इसको एक बार समझते हैं। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है? फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से वो चला और दोबारा बी पर आ गया, तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, टोटल पाथ जो उसने कवर किया। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? पोजीशन कौन सी? फाइनल वाली। फाइनली वो कहां पहुंचा? तो वो तो पहुंचा बी पर। तो जो ओरिजिन से बी तक का जो पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और जो ओरिजिन से ए तक गया और ए से दोबारा बी तक आया वो उसका टोटल पाथ कवर्ड आया। तो जो टोटल पाथ कवर्ड है हम उसको डिस्टेंस बोलते हैं, और जो फाइनल पोजीशन तक उसका पाथ है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। DISPLACEMENT, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या टर्म्स होती हैं। ठीक है, एक और शब्द आपकी बुक में दिया हुआ है, वो है मैग्नीट्यूड। अब ये जो टोटल पाथ था, द टोटल पाथ, इसकी एक सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू। जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। तो ले देकर मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, जैसे किलोमीटर्स होते हैं, जैसे किलोग्राम होते हैं, जैसे लीटर्स होते हैं, ये सब क्या है? सिर्फ एक क्वांटिटी है। ठीक है, एक मात्रा है। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम इस मैग्नीट्यूड के साथ एक और फैक्टर लगा दें, पोजीशन, तो वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड नहीं रह जाएगा, वहां हमने एक और चीज दे दी, डायरेक्शन। वहां हमने एक और चीज क्या दे दी है? डायरेक्शन। ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम स्पेशल पोजीशन के बारे में जिक्र करते हैं। अब अगर हम इसी की बात कर लें, आपसे मैं पूछता हूं 0 से C तक आने में डिस्टेंस कितना है? 25। तो 0 से C तक आने में अगर मैं पूछूं कि आपसे 0 से C तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो दोनों के दोनों सेम रहेंगे। 0 से लेकर यानी ओरिजिन से लेकर A तक पाथ कितना कवर किया? आप बोलेंगे 60। तो 0 से लेकर, अब मैं पूछता हूं A तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलेंगे 60। यहां भी दोनों सेम है। बट अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट 0 से वापस घूमकर A तक आया, तो टोटल पाथ तो हमने पहले डिस्कस किया 85 किलोमीटर, लेकिन अब उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी B की जो फाइनल पोजीशन थी वो तो 35 किलोमीटर पे है। तो आप अब यहां पर दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो मैग्नीट्यूड तो वो घूमकर वापस B पर आ गया, 0 से लेकर यानी ओरिजिन से लेकर A तक गया और A से फिर B पर आ गया। ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा, वो 85 है, और डिस्प्लेसमेंट वो 35 तक है। तो अब दोनों की वैल्यू डिफर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए वो 0 से A तक गया और फिर वापस
ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो अब आपको क्या लगता है, टोटल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 0 से लेकर 60 तक गया और 60 से फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो जो टोटल पाथ था वो तो हो गया 60 + 60 120, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो जो चीज़ जहां से चली और वहीं पर वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 0। तो ये भी एक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल। डिस्टेंस किसी एक पोजीशन पर सेम हो सकते हैं और एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।